बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे आज पार्लियामेंट इजलास के हवाले से। चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों सदनों में आज इजलास बुलाया गया था और इजलास जो है वो हंगामे की नज़र हो गया। जहाँ पे हिज़्ब इख्तिलाफ की मांग थी कि पेट्रोलियम मसनूआत पे बात की जाए, वहीं सरकार नए कानून और नए बिल लाने की ज़िद पर रही, जिसकी वजह से इजलास को 12 बजे तक मुलतवी किया गया था। फिर दोबारा से अगर इजलास शुरू होने की बात की गई थी, मगर इजलास जो है वो फिर से हंगामे की नज़र हुआ। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे ज़िला तरक्याती कौंसिलों के अहदेदारान के जो प्रोटोकॉल है वो सरकार ने मंजूर किए हैं और उनकी जो माहाना सैलरी है वो भी सरकार ने मंजूर की है। इस हवाले से जो डीडीसी के मेंबरान हैं या चेयरपर्सन्स है या वाइस चेयरपर्सन्स है, वो जम्मू में है आज, और जम्मू में उनको एक ट्रेनिंग सेशन में उनको हिस्सा लेना था, मगर उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एहतिजाज किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने उनको प्रोटोकॉल दिया है वो उनको मंजूर नहीं है, उनके साथ जो वादे किए गए थे उन वादों को पहले पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनका जो प्रोटोकॉल है उनको वो मिला है, मगर डीडीसी के जो चेयरमैन हैं उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है जो उनको वादा दिया गया था। या जहां लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, वहां के जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसके तहत इनको भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। पूरा मामला क्या है, इस मामले पर हम बात करेंगे हमारे सीनियर साथी सनम एजाज के साथ। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीडीसी मेंबरान या चेयरपर्सन की बात करें या वाइस चेयरपर्सन की बात करें, एहतिजाज किया, उन लोगों ने कहा कि प्रोटोकॉल मंजूर नहीं। देखिए, बिल्कुल रऊफ, हम पिछले दिनों जब इस सारे जो इलेक्शंस हो रहे थे डीडीसी के, तो हम इसको कवर भी कर रहे थे। अक्सर जगहों पे हम डीडीसी मेंबरान से बात भी की थी और अक्सर ये अपनी तकारीर में आवाम को यही बताते थे कि आज आप हर जगह मुजाहरे करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, अब आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम होंगे, हम आपके मामला सुलझाएंगे, आपको ये प्रोटेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डीडीसी मेंबरान और अब ये खुद भी प्रोटेस्ट पे ही पहुँच चुके हैं और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, जम्मू में जिस तरह आज बाइकआउट भी किया, श्रीनगर में भी इस तरह की बातें की जाती है, साफ जाहिर है इनको भी अब प्रोटेस्ट पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक आज के इस प्रोटेस्ट में अगर देखा जाए तो बड़ी वजह यही है कि ये जो कल सरकार का फैसला है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ जो फैसला है, जो इन डीडीसी और बाकी मेंबरान को हैंडल करता है, उन्होंने जो अपना कोरम कल जारी किया और उस कोरम में खास तौर पर दिख रहा है कि इनके जो पोस्ट हैं, क्योंकि इनको पहले यही पता था कि ये कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट रैंक होंगे या एमओएस रैंक के होंगे, ये इनको अलग अलग पहले से था कि हम इन इंतखाबात में जाएंगे, हम जीत के जाएंगे और फिर जो चेयरमैन होगा वो कैबिनेट का होगा, जो उसके बाकी डिप्टी होंगे वो एमएलएस के होंगे या उस टाइप के होंगे। लेकिन कल जब आया तो इनका जो कोरम, इनके जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए कि कौन किस ओहदे के बराबर है, तो उससे ये नाराज़ दिखाई, क्योंकि इनको ख्वाब बड़े थे, इनके सामने बड़ा था कि हमारे पास एक बड़ा कोरम होगा, बड़ा प्रोफाइल होगा। तो वो प्रोफाइल पे जब इनको लगी और उसके साथ साथ फिर इनको पहले ये भी शक था कि एमएलए की तनख्वाह या मिनिस्टर की तनख्वाह ना सही तो हमें आधी तनख्वाह उसकी ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब कल हुआ कि इनकी तनख्वाह की का जो पैरामीटर्स हैं वो भी बाहर आए, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ने इनके पावर्स के पैरामीटर्स जब बाहर किए, तो फिर इनमें वो इनका वही वजह कि ये उस चीज़ को लेकर सनम, इनने ये भी कहा कि जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनको इनसे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, या चाहे हम लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, वहाँ के जो चेयरपर्सन हैं उनको इनसे बड़ा पोर्टफोलियो है, मगर इनका ये कहना है कि एक डिस्ट्रिक्ट को वो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, तकरीबन 9-10 लाख या 15 लाख की आबादी के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनको इस तरह का पोर्टफोलियो देना, फिर लोगों के लिए किस तरह काम कर सकते हैं ये लोग, और ये फिर आगे किस तरह डेवलपमेंट पहुंचाएंगे जो सरकार ने वादे किए थे। देखिए, बिल्कुल एक चीज़ इनकी बात जेन्युइन है, क्योंकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या दूसरी कोई कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमओ का मेयर होता है वो एमओएस कैडर का बराबर का होता है, उसके पैरामीटर्स या उसका पावर्स जो होते हैं एमओएस कैडर के होते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट या मुल्क में जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनके या ये जो इस लेवल के लोग जो होते हैं उनके जो पावर्स होते हैं वो बहुत अच्छे खासे पावर्स होते हैं। लेकिन इनको पहले बहुत अच्छी उम्मीद थी, क्योंकि इनको अंदाज़ा था कि इनके जो, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पर हुआ है, यहाँ
इस तरह के इनको डिफाइन पावर्स नहीं किए गए थे, तब ये अंदाज़ा ही कर रहे थे कि देखिए हमारे पास, ये अपने लोगों को भी बताते थे जब वोट मांगने के, मैं कल जीत गया तो मैं आपके इलाके का MOS कैडर का लोग हूँगा, या मैं आपके इलाके में बड़ी पावर्स वाला आदमी हूँगा। लेकिन ये पावर्स, डेफिनेशन ऑफ पावर्स जो उनकी कल हुई है, उसको लेके ये नाराज़ हैं और ये कहते हैं, क्योंकि अब ये सड़कों पे पहुँच के साफ जाहिर है वो लोग जो मीडिया तक पहुँच रहे हैं लगातार, आपको यह मालूम ही है कि कल शाम से ही ये जब से हुआ तो ये मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया को बता रहे थे कि उनके साथ बकौल इनके धोखा हुआ है, उनको जो कुछ बताया गया था। फिलहाल ये मामला जो है सरकार की नोटिस में भी आ चुका है और इनने आज खुद भी लिया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि सरकार इसको किस तरह से लेती है। इनके पैरामीटर्स जो हैं या पावर्स जो हैं जितने तरह के भी हैं, उनको सरकार किस तरह से, क्या वो एनएनएस करती है या इसी पे स्टैग्नेंट करती है, यह भी सरकार के हाथ में है। लेकिन चूंकि ये बड़ी तादाद में, ये छोटी तादाद में नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, और ये फिर सारों को उस तरह की कैबिनेट या MOS के पावर्स देना शायद सरकार के हद इख्तियार या सरकार आगे की सिचुएशन देखते हुए। सनम, मैं आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा, अगर हम पास्ट की बात करें, यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस हुए, पंच सरपंच का इंतखाब किया गया, फिर ये भी इल्जाम लगाए गए कि ये लोग जो है ये करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए, तो वहां पे जब देखा गया क्योंकि उनकी सैलरी नहीं थी तो वो कैसे गुजारा करेंगे, फिर इस सारे मामला को एक तरफ जोड़ा गया था। अब जहां पे आज अगर हम डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन हैं उनकी सैलरी की बात करें, 25,000 से लेकर 35,000, इसमें TADA भी है और आपका टेलीफोन का खर्चा है, इसी तरह वाइस चेयरमैन और फिर जो DDC मेंबर है उसको 15,000 की सैलरी रखी गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि इनको माकूल जो सैलरी दी गई है इससे गुजारा इनका हो सकता है? क्या करप्शन नहीं होगा फिर आगे? देखिए, सैलरी जितनी भी मिले, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं पाजी में MLAs या वगैरह जो हैं वो लाख, सवा लाख या 1.5 लाख के आसपास भी सैलरी लिया करते थे, तब भी उन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे। और कुछ जगहों पे इल्ज़ामात के हवाले से खदशात का इज़हार तो बड़ी तादाद में जहाँ किया गया वहाँ अंदाज़ा भी किया जाता था कि करप्शन होगा। तो ये तनख्वाह का मामला लेके करप्शन को रुकना ये शायद अभी हमारी नसों में है, इसलिए इसको ये कहना कि तनख्वाह ज़्यादा होगी तो करप्शन नहीं होगा वो अलग सी बात है। लेकिन एक चीज़ है, जिस रियासत में PhD का लड़का PhD MPhil PhD करके भी 3,000 की नौकरी करता हो, उस रियासत में, उस UT में ये तनख्वाह जो है ये काफ़ी मानी जा सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं अक्सर हमारे लोग जो होते हैं सड़कों पे होते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, 10-10 साल नौकरी करने के बाद उन्हें 3,000 4,000 की सैलरी मिलती है। तो यहाँ 20 से 25,000 या 15,000 की नौकरी मिलना या तनख्वाह मिलना ये अच्छी खासी तनख्वाह मानी जा सकती है। इनके अखराजात भी होंगे, लेकिन साफ जाहिर है इनके पास जो बाकी हैं जो DDC वगैरह में जो इनके पास रूरल डेवलपमेंट के काम वगैरह को हैं, उनको भी देखते हुए कहा जा सकता है कि गुजारा इनका हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम करप्शन रोकने की बात करें, जब प्रोटोकॉल सामने आया, क्या सरकार इस ऑर्डर को मंसूख कर सकती है? क्योंकि इन लोगों को मंजूर नहीं है, अगर ये मंजूर नहीं करेंगे तो क्या सरकार इस ऑर्डर को वापस ले सकती है? देखिए, सरकार फिलहाल अंदाज़ा नहीं लग रहा है सरकार वापस ले, क्योंकि ऑलरेडी रियासत से लेके जबकि UT से लेके मुल्क तक एक बड़ा इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ये दुनिया भर में चल रहा है और जम्मू कश्मीर में भी इकनॉमिक क्राइसिस है। और इस इकनॉमिक क्राइसिस में तनख्वाहें बढ़ाना, ये रिम्यूनरेशन बढ़ाना, उसके साथ साथ पर्क्स एंड दूसरी चीज़ें बढ़ाना, ये शायद सरकार इस वक्त कंसिडर नहीं करेगी। लेकिन साफ जाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ ही सरकार इस पर कहीं ना कहीं बात कर सकती है, लेकिन उसके लिए अभी शायद इंतजार करना पड़ेगा। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सरकार शायद इसको बदल सकती है, मगर अभी सरकार का माइंड नहीं है इस जो ऑर्डरनामा आया है इसको बदलने का। इसी प्रोटोकॉल के तहत जो ये मेंबरान हैं इनको काम करना होगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जिला बडगाम के हाउसिंग कॉलोनी के हवाले से। हाउसिंग कॉलोनी जो कई साल पहले वहाँ पे मुआवजे वजूद में आई, बनाई गई है। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने लोगों को वहाँ पे लैंड अलॉट किया है और लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हुए। तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब वहाँ पे लोग जो है वो अभी रह रहे हैं, फैमिलीज वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और अगर सराउंडिंग एरियाज़ की बात करें तो लाखों में लोग जो है वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और उसके बाद ही वहाँ पे सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसी हाउसिंग कॉलोनी के साथ ही एक नर्सरी कायम की। उस वक्त भी लोगों ने एतराज़ात खड़े किए थे, नर्सरी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि लोगों के लिए ये मुश्किलात खड़ी कर सकती है। मगर महकमे ने कहा कि ये नर्सरी खूबसूरत तरीक़ेकार पर बनाई जाएगी जहाँ पे लोग जो है वो सैर तफरी के लिए भी जा सकते हैं। अब ये जो नर्सरी है कई साल गुजरने के बाद इसने जंगल का रुख किया है। वहाँ अंदर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो गिर पड़े हैं, अंदर इतनी गंदगी है और जो नर्सरी का अंदर का हाल है वो भी हम विजुअल्स के जरिए आप तक पहुँचा रहे
रहे हैं कि कोई भी जंगली जानवर वहाँ पे रह सकता है। और 2-3 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे तेंदुए नज़र आए और वहाँ तेंदुए नज़र आने की वजह से लोगों में खौफ हिरास पैदा हो गया। अब उस वक्त जो वाइल्ड लाइफ महकमे के लोग हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया था, जो महकमा फॉरेस्ट है, सोशल फॉरेस्ट, उनको भी इन्फॉर्म किया गया था और ज़िला इंतज़ामिया को भी इस हवाले से आगाह किया गया था कि वहाँ पे तेंदुए नज़र आ गए हैं। 3 साल गुजरने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। और कल शाम की बात करें, तेंदुए अब इस नर्सरी से बाहर आए और उन्होंने लोगों के घरों का रुख किया है। दीवारों से चढ़कर वो मकानों के अंदर भी चले गए हैं। इशा की नमाज का वक्त था, लोग जो मसाजिद में थे वो मसाजिद से बाहर नहीं आ सके। अब जब जिम्मेदारों से बात करते हैं तो जिम्मेदार एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। पहले आप लोगों की बात सुनिए, इस हवाले से लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, लोग अपने खौफ का इजहार किस तरह कर रहे हैं, आप सुनिए लोगों की बात। बना बड़न हज नश बना लॉकडाउन चोनी जान मश बना बांग पर नश बना नमाज पर नमाज गई अथ मेहरबानी छस बह कर अपील पन्न औलादन अस करो चार यमुक चार करो रात बड़ बड़ लड़क तह सुम नान ड्यूटी पे पकान ये सह वापस फिर बाल बाल बचो मेहरबानी कर या थलतो या करो ये दफा मसल ये लीपोड सुबह शाम नचान गए परस डिपार्टमेंट अस करो शाख तरह बे होकम कुल तुलो कड़ो नबर बे कुल पेमुत करो खड़ा अम सो थोड़ा राहत मगर डिपार्टमेंट कह गौरा कर इंसानियत कहें अम सो नुकसान तक सुबह तो शाम बना टोटली योर नीर लकटन बजन खजूर बड़न तह गुजारिश कर ये कर शाख तरह रात अहन रात रात मे वो पान तह बह यसान यून करो कह तदोरुक ये नर्सरी करो शाख तरह बे होकम कुल कटो नबर बे कुल पेमुत सह करो खड़ा थोड़ा गई नजर तह दूर पे तो अमिस रोज जवाय चीज नाज़रीन, अब स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मटन के हवाले से, यानी गोश्त के हवाले से, जहां सरकार और डीलर जो है या मटन के कारोबार से वाबस्ता लोग जो है वो आमने सामने हैं। अब सरकार ने अल्टीमेटम दिया है जो डीलर्स है या दुकानदार से कि वो अपने दुकानें खोले और जो मीट है, गोश्त है, वो लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि अब सरकार ने इस हवाले से रेट भी मुकर्रर की है। मगर जो डीलर्स है वो कह रहे हैं कि इस रेट पे उनको जो है दुकानें नहीं खोलनी है, क्योंकि इस रेट पे उनको नुकसान है। हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ मटन डीलर्स एसोसिएशन के लीडरान ने बात की, अहदेदारों ने बात की। उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग है वो खत्म होनी चाहिए और सही मानों में एक असल तरीकेकार को सामने लाने की जरूरत है। क्या कहना है इन लोगों का, हम आपकी नजर करते हैं। पिछले 4 महीने से दुकानें बंद पड़ी है, कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गौर नहीं कर रहा है हमारी बात का, जबकि बाहर से माल आ रहा है, बाहर 600-700 रुपये केजी बिक रहा है, जम्मू में 550 रुपये गोश्त बिक रहा है। अब करीब 1 हफ्ते पहले डायरेक्टर CAPD साहब ने होलसेलर से बात की थी, रिटेलर से बात की थी, उन्होंने तय किया था होलसेल रेट 495 रुपये। हमें कोई एतराज़ नहीं है, जब उन्होंने मान लिया है पर केजी में 22 रुपये का खर्चा आता है पर केजी में, जिसमें रेंट है, पॉलीथीन है, ऑटो चार्जेस है, सुबह हमें लेबर लगती है, हमें सुबह शहरी में उठ के माल बनाना पड़ता है, तब जाके 10 बजे आप कस्टमर हजरत हमसे गोश्त लेते हैं। हमारे वर्किंग आवर्स कम से कम 18 घंटे के होते हैं, सुबह शहरी से लेकर शाम 8 बजे 9 बजे तक। एक साइड से अगर देखा जाए मुतालबात बहुत सारे हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार भी आपकी बात नहीं सुन पा रही है। अगर देखा जाए कि कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि मार्केट में जब होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो मीट है वो दस्तयाब है, आम इंसान के लिए क्यों नहीं? वो रात को गाड़ियां बाहर से आती हैं और कुछ ब्लैकर्स जिसमें होलसेलर्स भी है, कुछ रिटेलर्स भी है, वो सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक वो माल बिक रहे हैं 700-800 रुपये केजी। जैसे डाउन टाउन है, सोवरा नौशहरा है, नागबल साइड है, यहाँ से शालीमार है, निशात शालीमार, आली कदल है, दलाल मोहल्ला है, वहाँ पर ये कुछ दुकानें हैं। हमारा जो ये मोहल्ला है पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है, खुसूसन 1 महीना 10 दिन से तो कंप्लीट बंद पड़ा है। एक साइड से अगर देखा जाए अभी बड़े दिन आने जा रहे हैं, शब बारात है, इसके साथ साथ महाशिवरात्रि भी है, तो मार्केट में आपने देखा होगा कि अभी सरकार की तरफ से एक नोट भी जारी किया गया, अगर दुकानें नहीं खोली तो सील कर दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। पिछले 4 महीने से तो यही कर रहे हैं, चाहे सील कर रहे हैं, हमारे खिलाफ खामखा FIR दर्ज कर रहे हैं,
और जुर्माना भी किया इन्होंने खामखा, जिसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें रेट पे गोश्त मिले और इज्जत से दुकान पे हम बैठेंगे। हम 10-15% पे आप 10% प्रॉफिट और 22 रुपए खर्चा मांग रहे हैं। हम कोई इनसे दुनिया नहीं मांग रहे हैं, हमें कोई महल नहीं बनाने हैं। गोश्त को लेकर आए रोज मार्केट में हाहाकार मची हुई है क्योंकि माल दस्तयाब नहीं है और साथ ही साथ दुकानें बंद पड़ी है। मीट सेलर्स का मानना है कि जो नरकनामे तय किए गए हैं उस पर हम बिल्कुल भी राजी नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस वक्त जम्मू में मीट बेचा जाता है, गोश्त की अच्छी खरीदारी हो रही है, कश्मीर में हमारे पर ये इतना बड़ा हथौड़ा क्यों पड़ रहा है। आखिरकार उनका ये भी मानना है कि एक साइड से अगर देखा जाए कि सरकार की तरफ से जितनी भी फरियाद हमने आज तक पहुंचाई है उस पर कार्रवाई नहीं होती, उस पर उसके जो मुतालबात है कई हल नहीं होते हैं। और खासतौर पर उनका ये भी मानना है कि अगर देखा जाए खर्चात बहुत ज़्यादा है, किराए दुकानों की काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग सब टैक्सेस भी अदायगी करते हैं, मगर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग के मामला जो है ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम पर हथौड़ा पड़ रहा है। और उनकी खास तौर पर सरकार से अपील है कि नरकनामे मुकम्मल तौर पे सही तय किए जाए, जिसमें उनका मुनाफा भी हो और वो अपने कारोबार को अच्छे से अंजाम दे सके, क्योंकि जनता परेशान है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे राजौरी के हवाले से। राजौरी के हवाले से बात करें तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर आता है। इस यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो बाबा गुलाम शाह के हवाले से अब एक चेयर मंसूब की गई है यूनिवर्सिटी में और एक रिसर्च टीम बनाई गई है जो उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में किया है अब उसको सामने लाया जाएगा। इस पे जो वाइस चांसलर हैं जो यूनिवर्सिटी के, उसके साथ हमारे साथी जमशेद मलिक ने बात की गुफ्तगू की इस यूनिवर्सिटी के हवाले से और आइंदा प्रोग्राम्स के हवाले से और बाबा बादशाह गुलाम शाह के हवाले से भी। हम आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दो ही चीज़ों से पहचाना जाता है, एक तो उसके तालिब इल्म, उनका मयार क्या हो रहा है, और दूसरा रिसर्च। यही दो चीज़ें हैं जो किसी भी तालीमी इदारे को ऊपर उठाती हैं या नीचे उठाती हैं। इसको अचीव करने के लिए या इन दोनों मयार को ऊपर उठाने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो हम इंशाल्लाह करेंगे, और ये मेरा वादा है कि इसमें हम किसी किस्म की कोताही न मेरी तरफ से होगी, न टीचर्स की तरफ से होगी, न मेरे और किसी स्टाफ की तरफ से होगी। सर्च की बात की, अब सर्च की बात पे हम आते हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम पे ये इदारा बनाया गया है। उनके लिए क्या कोई यहाँ चेयर आप खोली जा रही है? क्योंकि इससे पहले जहाँ आप थे वहाँ शेख उद्दौ आलम की नाम से एक चेयर खोली गई है, उन पे सर्च की जाए कहाँ से आए, कौन थे, इसके लिए आपकी तरफ से कोई यहाँ पे चेयर खोली जा रही है क्या? ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसने एक प्रपोज़ल दिया है कि साहब ये चूँकि ये यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर है, और जैसे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, उसी हिसाब से जो है यहाँ पे भी एक इदारा, एक डिपार्टमेंट ऐसा खोला जाए जिसके अंदर बाबा के नाम के और बाबा के ऊपर तहकीकात हों। इंशाल्लाह वो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर्च की बात की, उस बात हम आते हैं कि जिस तरह लोगों से आपने कहा कि लोगों की तरफ से डिमांड उठी, आपकी तरफ से भी कुछ 5 साल मनसूबा विजन बनाया जा रहा है, किस तरह का विजन है आपकी तरफ से और लोगों की तरफ से किस तरह का उस पर तामना? देखिए, मैं ये बताने में मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया मेरे पास बहुत से वफूद आए और सब ने मुझको एक आवाज़ में ये कहा कि साहब आप इस इदारे को आगे ले जाने के लिए जो भी करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। मैं अपनी सिविल सोसाइटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनके इन अल्फाज से मेरी बड़ी हिम्मत हुई, बहुत मेरी हिम्मत अफजाई हुई, और उनका जो भरोसा हमारे साथ है और हमारा जो भरोसा उनके लिए है, इन दोनों भरोसों को मिला के हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे TRC यानी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पहलगाम के हवाले से। 14 साल पहले टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पहलगाम जो है वो आग की नज़र हो गया था। उसके बाद नया जो टूरिस्ट सेंटर है वो नहीं बनाया गया था। लोगों ने इस हवाले से, जो नए डायरेक्टर टूरिज्म आए हैं डॉक्टर GN इत्तू को फरियाद लगाई है। उनसे कहा कि अब यहाँ पे एक जो सेंटर है, टूरिस्ट सेंटर है, वो बनाना चाहिए। इस हवाले से लोगों ने बात रखी है और लोगों ने क्या कुछ कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। टूरिस्ट सेंटर जो यहाँ पे था और जो बिल्डिंग बनी हुई थी, तो तमाम टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट आते थे, चाहे फॉरेनर्स हो, गल्फ से आया हो या इंडियन टूरिस्ट हो, सभी आते थे यहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती थी। मगर मुझे लगता है कि अभी मैं अपने बारे में बता, दूसरे के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं टूरिस्टों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुकान पे आते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पे साइड सीन है, कहाँ पे कौन सा ये मंदिर है, कहाँ पे कौन सी पार्क हैं, वो हमें गाइड करनी पड़ती हैं। तो इनके पास पम्फलेट्स रहते थे, उन पे पूरा रेट लिस्ट लिखा हुआ रहता है और लोकेशन होती थी, कहाँ कहाँ पहलगाम में क्या है, कौन से हट्स कहाँ पे हैं, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मगर बदकिस्मती से कि जब से ये बिल्डिंग खस्ता हो गई, फिर उसको उड़ा दिया गया, बाद में इसको यहाँ पार्किंग के लिए रखा गया, मगर वो पार्किंग भी नहीं है। अब इसमें क्या है, सीज़न में जितने भी बाहर से लोग, जो बिहारी लोग पुराने फटे कपड़े वो इसमें डालते हैं और फिर वो सेल करते हैं। ये चुबानी मुझे बांग्लादेश मार्केट। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे वारपोरा मागम हंदवारा की। वहाँ पे एक फर्स्ट एड सेंटर बनाया गया था सरकार ने, जहां से लोगों को फर्स्ट एड मिल रहा था। मगर इस हवाले से लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने एहतजाज भी किया है कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्फे से ये फर्स्ट एड सेंटर जो है वो वहाँ पे बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया की नोट्स में भी बात को लाया गया था, महकमे की नोट्स में भी बात को लाया गया था, मगर उसके बावजूद भी इस सेंटर को आज तक नहीं खोला गया था। जो भी मुलाजिम वहाँ पे आते हैं, अब वो ड्यूटियाँ वहाँ पे नहीं दे रहे हैं और जो बिल्डिंग है वहाँ पे ताला चढ़ा हुआ है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं भी इसी गांव का एक सिटीजन हूँ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैंने कभी इसको खुला नहीं देखा है। जो अपॉइंटेड हमारे कंसर्न मेडिकल असिस्टेंट साहब है वो कभी नहीं यहाँ आते ही नहीं है। आप बिल्कुल अपने विजुअल्स में दिखा भी सकते हैं कि बिल्कुल ताला पड़ा है। जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या फर्स्ट एड यहाँ लोगों को मिलना चाहिए इस सेंटर की मौजूदगी में, लेकिन बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कंसर्न मेडिकल असिस्टेंट है वो कभी आते ही नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसके ना आने की वजह से। लास्ट टाइम भी हमने मीडिया की वसादत से कंसर्न जो CMO कपारा थे उनके साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न मेडिकल असिस्टेंट, बट वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट की कोई एक्शन नहीं ली गई थी। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो यहाँ पसमानदा लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाए, वो स्टेट के बड़े हॉस्पिटल्स में जाए। मतलब जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। नाज़रीन, लोकल बॉडीज एसोसिएशन से वाबस्ता मेम्बरान ने आज बडगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस अफसर के पास भी लोग जाते हैं, चाहे पंच सरपंच की बात करें या BDC मेम्बरान की बात करें, तो वो अफसर उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दे रहा है जो उनके साथ वादे सरकार ने किए थे कि वो लोगों की खदमत कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये और ये काम करेंगे लोगों के लिए। मगर उनको जो अफसर है, कोई भी अफसर जो है, वो उनको वहाँ पे उस तरह का जो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उस वजह से उन्होंने खदशात का इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन लोगों ने और क्या कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है पंचायती राज एक पावर है, ये पब्लिक पावर है। इट इज़ बाय द वोट ऑफ पब्लिक। इस चीज को आगे चलाना है, इनको पब्लिक के काम करने हैं। सो पहले इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अपने आप को देखे वो कहां पे हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके सर्विस बुक में लिखा जाता है पहले कि दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, नॉट मोर देन दिस। उनको सैलरी उस चीज के लिए मिलती है। उनको जो भी पब्लिक ने, जितने भी पब्लिक लीडर्स हैं, पंच है, सरपंच है, BDCs हैं, DDCs हैं, उनको उनके प्रोग्राम पे चलना है और वही इंप्लीमेंट करना है। ये एक्ट कहता है, ये एक्ट कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सर्वेंट रहे, वो काम करें लोगों का। और लोगों ने आगे अपने नुमाइंदे दिए हैं, उन नुमाइंदों को उनको एहतराम करना है, ऑनर करना है, ये एक्ट कहता है। अगर इस चीज में कोई ऑफिसर आनाकाना करता है, ये एसोसिएशन उसको सरे आम, वी विल ड्रैग हिम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। इफ दे आर प्लेइंग विद द लॉ, देन वी डोंट क्वाइट। We will make actions, we will make our voice from the bottom
to center. नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे अब तामीर व तरक्की के हवाले से। देवबाग चाडोरा की बात करें तो वहां पे सड़कों की खस्ताहाली है और सड़कों की खस्ताहाली के लिए महकमा आर&बी ने इकदाम भी उठाए थे। और नवंबर दिसंबर महीने की बात करें तो उन सड़कों पे बाजरी जो वो रखी गई थी क्योंकि सड़कों की मरम्मत करनी थी। फिर बर्फबारी हुई और बर्फबारी में लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो बर्फ़ है वो सड़कों पे से नहीं हटाई गई है, इस वजह से कि सड़कों पे बाजर रखी गई थी या मटेरियल रखा गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई। अब बर्फबारी भी खत्म हुई है। लोगों ने कहा कि कई अफसरान के साथ वो मिले हैं इन सड़कों के पे कामकाज करने के हवाले से, क्योंकि वहां पे मटेरियल ऑलरेडी रखा गया है और वादा भी किया है महकमे ने इन सड़कों को ठीक करने के हवाले से। मगर आज और कल करके एक अफसर दूसरे अफसर का नाम ले रहा है और दूसरा अफसर जो है वो किसी तीसरे अफसर का नाम ले रहा है कि ये अफसर इस रोड पे काम कर सकता है। लोगों को मुश्किलात है घर से बाहर निकलने के लिए, सड़कों पे गाड़ियां भी नहीं चल सकती हैं। तो इस हवाले से लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो इन सड़कों की तरफ देखें और अगर उनको सड़कों पे काम नहीं करना है, जो मटेरियल वहां पे ऑलरेडी डंप रखा गया है, फिर उसको वापस उठाना चाहिए। प्रॉब्लम मेकिंग मे बसान यन बह यूत वोतुस तन ये सड़क इथे कन चाक जमात हेव करो बुथ ब्या जमात हेव मन तैयारी ये लगे ये तार कह ब्या जमात सो दिवान नजर तो यह तोवुक पश पुश नतीज द्रावत नबर नबर नेरुन वंदस मज प्रॉब्लम गसान तीज ये जन कह हद अगर बेमार पे कह सह पेवान गरस मज अन डॉक्टर तो तमिस पेवान इलाज कर सह गर नबर नीरित क्या हस्पताल वातित क्या। यह सन मांग यह गोस सड़क गोस क्या दस्ती दस्ती क्या पैरवी कर गोस क्या यह रोड शका वोड शका त्रावन ताकि अस गन मुश्किलात हल। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।